नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, घड़ी में तोला और घड़ी में जो माशा है, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका अस्थिर स्वभाव है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो घड़ी में तोला घड़ी में माशे का मतलब होता है अस्थिर स्वभाव। बोले तो भैया पल भर में कुछ और फिर कुछ टाइम बाद कुछ और हो जाना, तो यही यहाँ पे क्या होता है आपका घड़ी में तोला घड़ी में माशा। अच्छा, हिंदी भाषा में कुछ और भी हमारे मुहावरे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने में आपको क्या आएगा कि ऐन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना, या मतलब कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि जब आपका एन टाइम होता है, मेन मौके पे आप किसी को अंगूठा दिखा देते हो, साफ मना कर देते हो, या उसको धोखा देना भी यहाँ पे अंगूठा दिखाने की एक मुहावरा होता है। कई दफ़ा आपके परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों का तारा होना ये किस मुहावरे को अब बोलता है। तो आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना या अत्यधिक प्रिय होना। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, ईंट से ईंट बजाना, आपने काफ़ी सुना होगा कि ईंट से जब ईंट बजती है मतलब कि पूरी तरह नष्ट कर देना या कड़ा मुकाबला है उसे विनाश कर देना, ये होता है ईंट से ईंट बजाना। आपने सुना ही होगा कि भारतीय सेना ने दुश्मनों को के जो बंकर थे उनको ईंट से ईंट ईंट बजाती। तो ये तमाम बातें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मुहावरा है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा को पढ़ने से पहले आप भी एसपी पटवारी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा बहुत जल्द हिमाचल के अंदर होने वाली है। तो इसके लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है, और क्रैश कोर्स इतना बेहतरीन रहेगा कि आप बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। तमाम साथी हमारे क्रैश कोर्स बैच के साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस को लगा सकते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस बैच में आपके लिए रहेगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। आप लाइव अगर नहीं जुड़ सकते तो रिकॉर्डेड हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मात्र 399 रुपीज़ में 7876145409 अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, बात कर रहे थे ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा है कि आवश्यकता से बहुत कम जब आपको कोई वस्तु मिलती है तो उसको क्या है, आपका क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा, कलेजा ठंडा होना ये कैसा है, तो संतोष होना या मन को शांति मिलना या तसल्ली होना। जब मन को तसल्ली मिलती है तब हमारा कलेजा बहुत ठंडा होता है। आपने कई बार सुना है कि गागर में सागर भर दिया। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का जो मतलब होता है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात देना। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है, तो घी के दिए जलाना ये भी एक मुहावरा है। तो अत्यधिक खुशियाँ मनाना हमारा घी के दिए जलाने का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है भाई। ये बेहतरीन क्वेश्चन है और इन बेहतरीन क्वेश्चन को आपने याद रखना है। 1 नंबर का पटवारी के पेपर में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। आप ये मान लीजिएगा कि 101% यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो घी के दिए जलाना ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया मुहावरा, लेकिन शुद्ध शब्द आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट जो है वो कौन सा है। तो देखो, यहाँ पे जो मुझे करेक्ट लग रहा है वो कार्यक्रम ऐसे लिखा जाता है। कार्यक्रम ऐसे भी नहीं होता, यूँ भी नहीं होता, यूँ भी नहीं होता। तो बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में 4 ऑप्शन आता है ना तो फिर ये लगता है यार कार्यक्रम यही होगा कि कुछ और होगा। लेकिन भाई जो आपका कार्यक्रम है वो बिल्कुल सही लिखा गया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद। देखिए, जो उच्छ्वास है इसका संधि विच्छेद क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद है वो उत हलंत वाला जो है वो जमा श्वास। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये कैसी संधि है, ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है। देखिए, ये जो आपकी संधि है उच्छ्वास में जो संधि है, तो भाई साथियों ये है आपकी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का ये नियम कहता है कि जब त या द के बाद श आए तो वो क्या बन जाएगा, तो याद रखना है जब त या द के बाद तो वो श बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, त था, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका श बन गया, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब त या द के बाद श आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है, त बदलेगा भाई च में। याद रखना है जब भी आपका त या द के बाद श आएगा, जब भी याद रखना है व्यंजन संधि में व्यंजन होती है क से लेकर आपका ज्ञ तक। जब भी त या द
के बाद शौ आएगा, हमेशा याद रखना है। तो त का बन जाएगा चौ और आपका शौ का बन जाएगा छौ। यही यहाँ सेम चीज़ तो यहाँ पे हुई। आपका यहाँ पे क्या बना, त का बन गया यहाँ पे चौ उच्च और छौ का बन गया आपका शौ का बन गया छौ। समझना है कि नहीं समझ रहे हो? आप डिटेल से समझ गए होंगे कि त या द के बाद जब शौ आएगा तो त का परिवर्तन चौ में हो जाएगा और शौ का परिवर्तन छौ में हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। और उच्चवाच में जो है वो आपको क्या याद रखना है भाई, यहाँ पे जो नियम बोल रहा है, यहाँ पे जो त था, इस त का क्या बन गया, चौ बन गया भाई। शौ का क्या बन गया, इसका छौ बन गया। तो ये क्या बना, उच्चवाच बना। और ये जो संधि है ना मेरे भाई, ये ऐसे होती है आपका ऊ जमा चौ जमा आप का, आपको डिटेल से याद रखना है आपका छ्वास। तो बेहतरीन तरीके से आप याद रख लीजिएगा, डिटेल से याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार आपका उत्शिष्ट यहाँ पे दिया है। अच्छा, एक शब्द है जिसका नाम है आपका उच्छिष्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे आता है ये शब्द, ठीक। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट जो आपका शब्द है वो कैसे बनता है, तो उच्चित शब्द बनता है, त का यहाँ पे क्या बन गया, चौ बन गया, ठीक है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यह उच्छिष्ट। तो उच्छिष्ट का जो संधि विच्छेद है वो होता है आपका उत हल जमा शिष्ट, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, उत जमा शिष्ट। तो ये कैसे बना, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, त का चौ बन गया और शौ का छौ बन गया। तो हमेशा याद रखना है, त का बनेगा आपका क्या, त का बनेगा चौ और शौ का बनेगा छौ। जो यहाँ पर सेम चीज़ हुई। जैसे कि आपका मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, सत जमा शास्त्र। तो सत जमा शास्त्र से यहाँ पे कैसे बनेगा, आपको याद रखना है, ये बनेगा आपका छत शास्त्र, ठीक है। क्योंकि त का क्या बना, त का बनता है हमेशा चौ, चाहे आधा चौ बने या पूरा चौ चलेगा। और आपका शौ का यहाँ पे क्या बनेगा, छौ बन गया। तो ये क्या बन गया आपका सस शास्त्र। मतलब कि हमेशा ये रूल आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को आसान बनाना हमारा काम है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आपको परेशान कर सकता है कि पंख का तत्सम शब्द क्या है। तो पंख का जो तत्सम शब्द है वो मेरे भाई आपका पक्ष होता है। मतलब कि तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई बहन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं ज्यों त्यों के रूप में, उनको जो है हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो देखो, पंख एक संस्कृत शब्द था, लेकिन अब ये जो जब ये हिंदी में आया थोड़ा बदल के, तो ये पंख बन गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका संस्कृत भाषा का कोई शब्द जो तो एज इट इज़ हिंदी में आया होगा, वो तो आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बदल के, थोड़ा बहुत बदल के, जैसे पक्ष का आजकल पंख बन गया है, तो पंख का जो मतलब है यह है तद्भव शब्द। मतलब कि ये संस्कृत का तो था, लेकिन अब ये किस में आ गया, आपका हिंदी में आ गया है। तो याद रखना है, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के और आज की डेट में भी वैसे ही बोले जाते जैसे पहले बोले जाते थे। लेकिन तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं थे पहले, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत बदल के अब हिंदी में आ गया, उसका नाम चेंज हो गया। जैसे कि आपका पक्ष का क्या बन गया, पंख बन गया, ठीक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार कुछ मैं तद्भव शब्द की बात करता हूँ, कुछ तत्सम शब्द की बात करता हूँ। जैसे कि आपका हाथी, हाथी एक तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम जो संस्कृत भाषा है उसको हस्त बोलता है। तो हाथी एक खुद तद्भव शब्द है। मतलब कि संस्कृत से बदल के हिंदी में बन गया है अब हाथी, लेकिन पहले संस्कृत भाषा में इसको हस्त बोला जाता था। जैसे पहले संस्कृत भाषा में रात को रात्रि बोलते थे, लेकिन आज की डेट में क्या बोलते हैं, रात। तो रात का तत्सम क्या हो सकता है, रात्रि हो सकता है। लेकिन रात खुद कैसा है, या फिर रात्रि का तद्भव क्या हो सकता है, रात हो सकता है। आपको पता रखना है, रात का तत्सम होता है रात्रि और रात्रि का तद्भव होता है रात। तद्भव होता है जब वो बदल जाता है संस्कृत से हिंदी में, और जब हिंदी का बदलता है संस्कृत में। तो ये दोनों बातें आपको, जैसे आग को क्या बोलते थे संस्कृत में, अग्नि बोलते थे, लेकिन आज की डेट में तद्भव हिंदी भाषा में यूज होके आग हो रहा है, ठीक है। वैसे आपका आम्र, कई बार पूछा गया आम्र कैसा है, तो आम्र एक तत्सम शब्द है, लेकिन आज की डेट में हिंदी भाषा में इसको आम के रूप में यूज किया जाता है। उसी प्रकार आपका कई बार सुना होगा आपने दुग्ध सुना है, लेकिन दुग्ध जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन दुग्ध को अगर तद्भव में बदलना हो, हिंदी भाषा में थोड़ा बदल देना हो, तो इसको दूध मेरे भाई कहा जाता है। उसी प्रकार आपका देखो अध किसको बोलते थे, अध पहले संस्कृत में आज को बोलते थे, ठीक है। संस्कृत भाषा में इसको आज, तो अध एक तत्सम शब्द है, लेकिन ये आज बन गए। अक्षी आपने कई बार सुना होगा, अक्षी एक तत्सम शब्द है, और अक्षी जो है आँख को बोला जाता है, लेकिन आज की डेट में इसका थोड़ा बदलाव हुआ और अक्षी को अब आँख बोला जाता है। अच्छा,
कान एक तद्भव शब्द है, हम देखते हैं हमारे कान है, लेकिन संस्कृत भाषा में कान को कर्ण बोला जाता था भाई। तो आज मैंने बहुत सारे ये आपको नाम बताए होंगे, जैसे दांत को दंत बोलते थे, दंत संस्कृत भाषा में, और तद्भव जो भाषा है उसमें इसको दांत बोला जाता था। तो ये तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप शब्द शुद्ध शब्द चुनिए, आपको राइट चुनना है जो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे जो 151वां जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हृदय कौन सा सही हो सकता है? तो मेरे मुताबिक और आप सभी के मुताबिक मुझे लगता है कि हृदय जो है वो, जिसको हम दिल भी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हृदय है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल, आप सोच रहे हैं कि सही है, नहीं गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दूर से दिख रहा था, हृदय ऐसे लिखा जाता है। विशेष बहुत आसान है, बहुत आसान है विशेष। विशेष ऑप्शन सी आपने दूर से ही पकड़ लिया होगा, क्योंकि ना तो ये विशेष लग रहा है, ना ये ना ये, तो ये सभी ये भी गलत है। अच्छा, उत्पन्न आप पकड़ लेंगे तो फिर और मज़ा आने वाला है। देखिए उत्पन्न जो है वो, देखिए उत्पन्न की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्पन्न कौन सा सही नज़र आ रहा है आपको? क्या ऑप्शन बी वाला उत्पन्न सही लगाओगे, ऑप्शन सी वाला लगाएंगे? तो उत्पन्न या उत्पन्न, आपको दोनों ही समझने हैं कि उत्पन्न कैसे लिखा जाता है। आप इसको समझ रहे होंगे ज़्यादा, फिर इसको भी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो उत्पन्न जो हमारा सही है वो कौन सा हो सकता है? तो मेरे मुताबिक यहाँ पे उत्पन्न, यहाँ पे ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है। आप सोच भी रहे होंगे कि ऑप्शन बी और सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न आपका ऑप्शन ए ऐसे ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूजनीय पहचानिए कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। भाई साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पूजनीय जो आपका लिखा जाता है वो आपका कैसे लिखा जाएगा? तो अक्सर लोग पूजनीय ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजनीय जो है वो पूजनीय या पूज्य, इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है, आप सोच भी रहे होंगे। तो भाई पूजनीय आप ये सोच के चलेंगे, मैक्सिमम बंदा आधा पॉज लिख देते हैं, अक्सर मैक्सिमम लोग। लेकिन जो पूजनीय शब्द है ना वो ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पूजनीय आपका इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक आपने बताना है। देखिए राजनीतिक और राजनैतिक, राजनैतिक नहीं है, राजनीतिक की बात हो रही है। तो मेरे मुताबिक आप अगर ले रहे हो तो मैं राजनीतिक को ले चलता हूँ। ऑप्शन आपका जो डी है उसको मैं सही कर रहा हूँ, उसको मैं शुद्ध मान रहा हूँ। बाकी आप ए को भी देख सकते हो, ए भी होता है राजनीतिक, लेकिन ज़्यादातर वो होता है वो राजनीतिक होता है। ठीक है, तो राजनीतिक आपका जो लिखा जाता है वो सेम एज इट इज ऐसे ही लिखा जाता है। राजनीतिक में नी में बड़ी की मात्रा और ती में छोटे ई की मात्रा होती है। तो ये वाला राजनीतिक गलत होगा, ये राजनीतिक, और ये ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे ले चलेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है कि आप पवन का, आप जो है वो संधि विच्छेद चुनिए। अब पवन कैसे लिखा जाता है, और ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ रखा है। देखिए पवन जो है वो पो जमा अन के यहाँ पे तौर पे लिखा जाता है। देखिए जो पवन है ये कैसी संधि है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पवन जो है वो कैसी संधि है? तो पवन एक अयादी स्वर संधि है। कैसी है? अयादी स्वर संधि। अब आप बोल रहे कि स्वर संधि क्यों है? अरे भाई अ से लेकर जो है अंग तक ये मैक्सिमम जो है हमारे स्वर होते हैं। तो ये जो है हमारे, आप पकड़ रहे हो ना, यहाँ पे अ आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है। तो देखो आप, ये जो संधि हमारी बन रही है, तो जब ओ के बाद भिन्न स्वर या तो अ आए, याद रखना हमेशा जब ओ के बाद, ये ओ है ना पो, ठीक है, पो जमा अन, तो जब भी आपका जो ओ है ना ओ के बाद हमेशा अ स्वर आएगा, तो आपका या तो का याद रखना है, तो ओ का क्या बन जाएगा? तो ओ का क्या बन जाएगा? अव। क्या बन जाएगा? अव। अ का क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। तो हो जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, एक रूल है ये, और इस रूल को आपने समझना है कि जब आपका ओ के बाद क्या आएगा, यहाँ ओ है ना पो के पीछे, पो जमा अन, तो क्या बनेगा? मैंने बोला कि अ का क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। तो क्या बनेगा? पवन। क्या बनेगा? पवन। अब कैसे लिखना है आप समझ रहे हो? अ साइलेंट हो जाएगा। यहाँ भी तो ओ में क्या है शब्द, ओ पूरा थोड़ी आ रहा है, ओ वन थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओ का ये जो बिंदु है वो आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो याद रखना है ये बात। और ये कैसी अयादी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ पे पवन यहाँ पे बिल्कुल सही है जी। अच्छा, उद्योग कैसे लिखा जाता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी, उद्योग वाला भी। तो उद्योग की मैं जब बात करता हूँ तो उद्योग में यहाँ पे ऑप्शन नंबर मुझे जो लग रहा है वो ए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे त है, यहाँ पे य है, तो और ये सबको पता है कैसी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो उद्योग में ऑप्शन नंबर ए को हम लेके चलेंगे, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे
सही हो जाएगा। क्योंकि भाई आपको एक बात याद रखनी है, आपने कैसे यहाँ पे पकड़ा कि उद्योग का यहाँ पे उत जमा योग कैसे बन गया। तो याद रखना है, यदि आपका जो प्रथम वर्ण है के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर या य र ल व आए तो वो पहला वर्ण अपने में तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर त के बाद, या अगर प्रथम वर्ग मान लो यहाँ पे क्या था, त था, ठीक है। तो अगर त के बाद जो है वो किसी वर्ग का भी, जैसे वर्ग होता है क वर्ग, ख आपका, आपका ट वर्ग, आपका छ, है ना, ये ऐसे ऐसे वर्ग होते हैं, ठीक है, आपका त वर्ग, ठीक है। तो 5-6 वर्ग है। तो आपको याद रखना है कि या तो य र ल व आए या आए य र ल व, यहाँ पे य आ रहा था। तो जब भी आपका त के बाद, प्रथम वर्ण के बाद य र ल व आए तो पहला वर्ण अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे य का क्या बन गया, य का क्या बना यहाँ पे, तो य का यहाँ पे क्या बन गया, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा था, तो त वर्ग का यहाँ पे तीसरा वर्ग था द, तो क्या बन गया, उद्योग। तब समझ रहे होंगे, आपको हिंदी को थोड़ा अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनने वाली है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। लो भैया, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए। तो मेरे साथी, अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको यहाँ पे करना है। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद यहाँ पे है वो है अनु जमा एषण। देखो ये कैसी संधि है, तो अनु जमा एषण जो है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो अन्वेषण है वो कैसे बना, तो ये यण स्वर संधि है। कैसी है, यण स्वर संधि। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैं बता देता हूँ कि जब छोटी ई या बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या आपका हरि के बाद कोई भिन्न असमान स्वर आता है तो कर्मशः य का व बन जाता है और र में बदल जाता है। तो य व और र में याद रखना है कि जब भी आपका ये यण स्वर संधि है, जब बड़ी ई, छोटी ई या बड़ा ऊ और छोटा ऊ या हरि के बाद आपका कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न आप समझ रहे हो ना भाई, आपका, आपको याद रखना है कि यहाँ पे य व र, तो याद रखना है, तो वो कर्मशः य व और र में बदल जाता है। मतलब या तो य बन जाएगा या व बन जाएगा या र बन जाएगा। याद रखना है कि जब भी आपका ये रूल आपको याद रखना है, आज मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ ज़्यादातर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या हरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो आप क्या लगाओगे, आप जो है वो हमेशा उसका य व र में बदल देंगे। तो यहाँ पे कैसे बदला भाई, आपका यहाँ पे क्या है, तो अनु, ऊ, अनु, ठीक है, अनु, और यहाँ पे ऊ का है ना, यहाँ पे छोटा ऊ है यहाँ पे, ठीक है, तो छोटा ऊ अनु और जमा क्या है, एषण, ठीक है। तो ये स्वर आप नौ को मत लीजिए, आप सोच रहे नू नू, हम तो जी नौ को स्वर मानते हैं, अरे नौ तो है ही नहीं, नौ के बाद तो क्या है, ऊ की मात्रा है, तभी तो अनु बना। तो छोटा ऊ और ए, छोटा ऊ और ए ने क्या बनाया, ठीक है, तो उन्होंने बना दिया आपका नवे, क्या बना दिया, नवे, ठीक है, आधा नौ था तो क्या बन गया, नवे, ठीक है। तो याद रखना है, मैंने बोला वो व में बदल जाएगा। तो भिन्न स्वर है ऊ, छोटा, यहाँ पे छोटी ऊ था और छोटा ऊ यहाँ पे जो है वो बदल गया था किसमें, आपका किस में बदला, वे में बदला, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो अन्वेषण जो है वो बिल्कुल सही है, और अन्वेषण कैसे लिखा जाता है ये भी पेपर में पूछा जाता है, इस तरह ही लिखा जाता है। अच्छा, परीक्षक का संधि विच्छेद, तो परीक्षक का जो संधि विच्छेद है वो परि जमा इक्षक, बहुत ही सही सटीक, आपको डिटेल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और परि जमा इक्षक कैसे बना, तो र जमा ई का बना री, र जमा ई का बनता है हमेशा री, इसीलिए इसका क्या बनेगा, परीक्षक बनेगा। और परीक्षक जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो छोटी ई यहाँ पे आएगी, तो छोटी ई ये वाला परीक्षक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी शब्द कैसा है, तो भाई लकड़ी शब्द आपका जो है एक प्रकार से एक तद्भव शब्द है। लकड़ी शब्द यहाँ पे देशज शब्द है आपका, माफ़ी चाहूँगा, कैसा शब्द है आपका, देशज। अब देशज तो है, लेकिन अगर देखा जाए तद्भव है या तत्सम है, तो ये जो है वो लकड़ी जो शब्द है वो एक प्रकार का जो है वो आपका कैसा शब्द है, तो ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है ना, जो कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। इसका दोनों ही ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि लकड़ी एक तद्भव शब्द है। क्योंकि लकड़ी का जो संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, वो लकूट है। लकूट क्या है, लकूट, लकूट, या इसको लकुट भी बोलते हैं। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। लेकिन लकड़ी खुद एक तत्सम शब्द है, आप देशी शब्द भी इसको ज़्यादातर मान नहीं सकते। तो साथियों, अगर आपको ये मेरी वीडियो हिंदी की पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक नए जोश के साथ, नए अंदाज में।
बाकी हिमाचल प्रदेश जीके की मैं यूट्यूब के अंदर एक सीरीज चला रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें सभी भाई बहनों तक। सभी साथियों को वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सभी साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव, शुक्रिया, अभिनंदन, हर हर महादेव।